नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है महिला आरक्षण पर रार, विशेष सत्र में भी तकरार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला आरक्षण पर हुई बहस ने एक बार फिर यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि राजनीति में नारी सशक्तिकरण अक्सर नारे से आगे बढ़ ही नहीं पाता। विष्णुदेव साय द्वारा पेश किया गया संकल्प सुनने में जितना सशक्त लगता है उतना ही सवालों से भी घिरा हुआ है। आखिर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात 2023 में कानून बनने के बाद भी जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई और अब इसे परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त क्यों जोड़ दी गई? यही वह पुराना खेल नहीं है क्या? अभी बाद में पहले सुनते हैं आपकी बात, फिर उसकी बात सुनते हैं। मतलब कुल मिलाकर राजनीति में पूरा मामला उलझ गया है। क्या महिला सशक्तिकरण भी अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं के भरोसे टालने का एक और बहाना बन गया है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को महिला आरक्षण को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकल्प पेश करते हुए परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू करने की बात कही, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव सदन में आया, सदन का माहौल गर्मा गया। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक लता उसेंडी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट विपक्ष ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के समान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लगातार आप देखेंगे ये सिर्फ महिलाओं के हित की बात करते हैं। जैसे देश में इन्होंने एक नारा बहुत लंबे समय तक चलाते रहे कि गरीबों का हाथ कांग्रेस का साथ और जनता जो है देश की गरीब ही रही, और उसी तरीके से ये महिलाओं के साथ भी खेल कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर विधानसभा में संग्राम। सीएम साय ने पेश किया शासकीय संकल्प। 33% आरक्षण पर सियासी टकराव। नेता प्रतिपक्ष का 33% आरक्षण का प्रस्ताव खारिज। 500 महिला जनप्रतिनिधि की सदन में रही मौजूदगी। विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण का संदेश। महिला विधायकों को सभापति तालिका में स्थान। सत्ता पक्ष जहां इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे अधूरा और टालमटोल वाला फैसला बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का 33% आरक्षण वाला प्रस्ताव भी अग्राह्य कर दिया गया, जिससे विपक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने साफ कर दिया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे भविष्य पर टालने के बजाय वर्तमान सीटों पर ही लागू किया जाना चाहिए। नारी शक्ति का आरक्षण 33% का हमेशा से कांग्रेस पार्टी समर्थन में रही है और आगे भी रहेगी, परंतु जो बीच में 2 अड़ंगे आप लोगों ने लगाए हैं उनका आप लोग विरोध करते हैं। अभी 2027 में जनगणना आपकी चल रही है, तो उनके आधार पर आप लागू कीजिए और तत्काल लागू कीजिए। हमारे सभी साथी आपके साथ हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के पक्ष में दिखावा नहीं, उनको सामने में ला करके इस देश का सत्ता सौंपने के काम किए हैं। जनता समझ सकते हैं और हमारे दीदी विशेष करके समझ सकती हैं कि आरएसएस में महिलाओं को नहीं रखना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का विरोधी है। बहस के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सत्ता और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे को बोलने से रोकते नजर आए, टोका टोकी, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच महिला आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि महिला आरक्षण पर सहमति जरूर है, लेकिन लागू कब और कैसे होगा, इसी पर सबसे ज्यादा तकरार है। अब देखना होगा कि ये रार किसी ठोस निर्णय में बदलती है या फिर राजनीति के शोर में ही दब कर रह जाती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक हुई वह भी कम दिलचस्प नहीं थी। अनिला भेड़िया ने सीधे सवाल दागा कि अगर नीयत साफ है तो मौजूदा सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू किया जाए। क्या भाजपा 543 सीटों पर आरक्षण देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? सवाल सीधा है, जवाब गोल क्यों? दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं दिखती। जब वर्षों तक सत्ता में थी तब यह तत्काल आरक्षण याद क्यों नहीं आया? आज विपक्ष में बैठकर नैतिकता की दुहाई देना आसान है, लेकिन क्या यह मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक अंकगणित का हिस्सा बन चुका है?
सदन में 500 महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और महिला विधायकों को सभापति तालिका में शामिल करना प्रतीकात्मक रूप से भले मजबूत कदम लगे, लेकिन क्या प्रतीक ही पर्याप्त है? क्या महिलाओं को सिर्फ उपस्थिति दी जा रही है या वास्तविक भागीदारी? सच है कि महिला आरक्षण पर राजनीतिक सहमति तो है, लेकिन क्रियान्वयन पर इच्छा शक्ति नदारद है। सवाल यह कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि आखिर कब तक। हर बार नया बहाना, नई समय सीमा और वही पुरानी राजनीति। अब देखना है कि संकल्प भी कहीं फाइलों में दफन होकर अगली बहस का मुद्दा न बन जाए, या सच में देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को हक मिलेगा। हम सबकी इस पर नजर रहेगी। फिलहाल सदन में शब्द गूंज रहे हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव अभी भी इंतजार में है। बंसल कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या महिला वोट बैंक को साधने की होड़ में असली मुद्दा पीछे छूट रहा है? दूसरा सवाल, क्या 33% आरक्षण पर भी राजनीतिक लाभ हानि का गणित हावी है? तीसरा सवाल, क्या आने वाले चुनाव में महिला आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर अनामिका सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ प्रीति शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर आकांक्षा दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। सबसे पहले मैं अनामिका जी के पास चलता हूं। अनामिका जी, आपकी नीयत अच्छी है, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, सब दलील भी बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बात बताइए, महिला रिजर्वेशन पर आपकी जो नेकी है, जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आप करने जा रही हैं, क्या उसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है या आपके नेता उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को आपकी नीयत पर संदेह हो रहा है। सवाल विपक्ष पूछ रहा है, अगर नीयत साफ है तो महिला आरक्षण को परिसीमन से क्यों जोड़ा गया? क्या लागू करने से बचने का आप लोगों का कोई तरीका तो नहीं है अनामिका जी? देखिए, जो परिसीमन से क्यों जोड़ा गया, जो 2023 में बिल पारित हुआ उसमें था कि जब ये संशोधन जब 33% आरक्षण लागू किया जाएगा तो आखिरी जनगणना के हिसाब से जो परिसीमन होगा उसके आधार पे 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाता तो जनगणना चल रही है, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद जब कहीं आरक्षण धरातल पे उतरेगा तो 2034 तक का समय हो जाता। उसी समय अवधि को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 17 अप्रैल को सत्र आमंत्रित किया, विशेष सत्र आमंत्रित किया, जिसपे बहुत सारी बहस भी हुई। तो उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि इस आरक्षण को जल्दी से जल्दी धरातल पर लागू किया जा सके और इसमें जनगणना, जो आखिरी जनगणना हुई है, उसके आधार पर परिसीमन किया जाए। अब अगर हम आरक्षण लागू करने की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार जब तक परिसीमन आयोग ये तय नहीं करता कि कौन सी सीटों में आरक्षण लागू होगा, तब तक आरक्षण को लागू करना संभव नहीं है। तो किस आधार पे ये सीटें डिवाइड होंगी, किस आधार पे कौन सी सीट महिला रहेगी, कौन सी सीट पुरुष रहेगी, ये निर्धारित किया जाएगा। उसी चीज को सरल करने के लिए विशेष सत्र आमंत्रित करके एक परिवर्तन करके उसमें अनुच्छेद में उसको लागू करने की प्रक्रिया का प्रयास किया गया था। दूसरी चीज, जो विपक्ष बार बार ये कहता है कि हम इसमें बिल्कुल आपके साथ हैं, तो जब 2023 में इस पे मतदान हुआ तो 3 या 4 महीने के बाद आचार संहिता लागू होने वाली थी, तो उनके पास उस समय कोई भी ऐसा अवसर नहीं था कि मतलब वो किस तरह से जाते जनता के बीच, तो उन्होंने उस समय तो वोटिंग कर दी, लेकिन जब उसको धरातल पे लागू करने का समय आया तो आज वो पीछे हट रहे हैं। और दूसरा, अगर वो महिलाओं के इतने समर्थक है, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके पास सत्ता थी, उनके पास राज था 55 सालों तक, तो क्या उनके दिमाग में कभी यह विचार नहीं आया 2010 में जब यह बिल प्रस्तुत किया उन्होंने एक सदन में, तो दूसरी सदन में प्रस्तुत करने से पीछे क्यों रह गए? उस समय क्या सिर्फ उनको अपने गठबंधन को बचाना जरूरी लगा? उनको यह जरूरी नहीं लगा कि जो देश की आधी आबादी है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, जो उस अधिकार से पिछले 30 से 40 दशकों से वंचित रही है? ठीक है अनामिका जी, लोकसभा में 2023 में शायद ये बिल पास हो गया था, मैं अगर गलत हूं प्रीति जी करेक्ट करिएगा मुझे, 2023 में पास हो चुका था। 543 सांसद है, ठीक है, उन्हीं में से दे दीजिए। परिसीमन क्यों परिसीमन? हो सकता है वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी लड़े, हो सकता है वहां से अनामिका जी का नाम आ जाए, फर्क क्या पड़ता है इससे? देखिए 543 रायपुर की सीट में ब्रिजमोहन जी नहीं, हो सकता है ब्रिजमोहन जी की पत्नी को स्थान मिल जाए, या आप तो वहीं इस क्षेत्र से रहती हैं, आपको सांसद, लोकसभा सांसद की टिकट मिल जाए। दिक्कत क्या थी उसमें? क्या उन सांसदों को ये तो डर नहीं था भाई हमारी सीट चले जाएगी, रहने दो, भी थोड़ा सा होल्ड करो, एक नया शिगुफा लाओ,
फिर लिंगर ऑन करो, 2034 तक मजे लो। मेरी बात को इस तरह से सुनिए, 543 जो सीटें हैं वो किस जनगणना के आधार पे हैं? 1971 की जनगणना के आधार पे, जब कितनी संख्या थी भारत में, आबादी कितनी थी? 50 से 55 करोड़। आज भारत की आबादी कितनी है? 140 से 150 करोड़ के आसपास। तो एक जो 23 लाख की आबादी है उस पर एक सांसद है। 2023 में उसको पास क्यों कराया गया था मैम? नहीं, 2023 में पास कराया गया और उसी के साथ एक क्लॉज भी उसमें एडेड था कि आखिरी जनगणना के आधार पे परिसीमन होगा। जो जनगणना कोविड के कारण थोड़ी सी डिले हो गई, और जो आप ये बोल रहे हैं कि बृजमोहन जी की सीट या मोदी जी की सीट, हो सकता है राहुल गांधी जी की सीट, महिला सीट डिक्लेयर हो जाए और पूरा विपक्ष सड़क पे आ जाए। अच्छा, प्रीति जी और आप दोनों को मौका मिलेगा भाई, को महिला आरक्षित कर दिया है। प्रीति जी को जिला अध्यक्ष अभी नहीं बनाया, हो सकता है सीधा रायपुर सांसद बन जाए। क्या बड़ी बात है, बताइए प्रीति जी, आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले भाई? और दूसरी बात, क्या महिला आरक्षण को जिस वक्त संसद में लाया गया उसकी टाइमिंग पर आपको संदेह? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, बंगाल का मजबूत गढ़ बीजेपी को ढाना था और महिला शक्ति के साथ लिए ये बिल्कुल संभव नहीं था बीजेपी के लिए। क्या कई सारे कारणों के कारण जिस वक्त महिला आरक्षण बिल लाया गया आप लोगों ने उसका विरोध किया? बड़ी वजह। और दूसरा, इस विरोध में आपको नहीं लगता कि चुनाव में नुकसान भी हो सकता है आप लोगों को? अभिषेक जी, बहुत स्पष्ट स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का। 543 सीट आज है, 181 पे आरक्षण आज अभी दीजिए और लागू कीजिए महिला आरक्षण। बहुत सिंपल स्टैंड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भाजपा इसमें कॉम्प्लिकेशन ला रही है। आपने जो एक बात कही कि 2023 में जब पास किया गया तो क्यों पास किया गया, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया अनामिका जी, भाजपा पूरी नहीं दे रही है। उस समय हम बताते हैं आपको, पास किया गया क्योंकि उस समय सामने चुनाव था, चुनाव में महिलाओं को बेवकूफ बनाना था इन्हें कि हमने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, तो ये शिगुफा छोड़ा गया। मगर उसके बाद 3 साल बाद, 2023 के बाद 3 साल बाद, जी आदित्य जी, 3 साल बाद ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये बहुत ही अपने आप में ये पता चल रहा है कि आपकी जो नीयत है भारतीय जनता पार्टी की वो क्या थी। 3 साल बाद जब स्पेशल सेशन आमंत्रित किया गया, उसके पहले दिन रात के 12 बजे नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इनकी नीयत इससे समझ में आ रहा है। दूसरी बात, ये जितनी टेक्निकलिटीज है, अब टेक्निकलिटीज पे आते हैं कि इन्होंने परिसीमन क्यों करना है, जनगणना पुराना वाला, जब आपने इतना डिले किया 2023 में पारित होने के बावजूद, तो फिर अब जब जनगणना चालू हो चुकी है, सेल्फ एन्यूमरेशन चालू है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले खुद ढिंडोरा पीटा कि मैंने खुद अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया, तो फिर अब उस जनगणना जो अब चल रही है उसको इग्नोर करके आप पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं? इसमें भी इनकी मंशा पता चल रही है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। और अभी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता सबसे पहले कोई जरूरत थी नहीं। आपने ठीक बोला आदित्य जी कि ये सिर्फ और सिर्फ बुलाया गया है उन 5 स्टेट, खास करके 5 स्टेट में से जो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जहां की महिलाएं सशक्त हैं, वहां पर किसी तरह से उन सशक्त महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए, सिर्फ इसलिए ये इस समय स्पेशल, जबकि भाई लोकसभा चुनाव तो 2029 में है, अभी तो कोई जरूरत ही नहीं था इसका, ये स्पेशल सेशन बुलाने का। ये पूरा का पूरा नौटंकी चल रहा है, सिर्फ नौटंकी और महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। परंतु आदित्य जी, ये बात हम आपके जरिए आपके चैनल के व्यूअर्स, बंसल न्यूज के व्यूअर्स को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट तौर पे बता दें कि महिलाएं बेवकूफ नहीं बन रही हैं, महिलाएं बहुत समझदार हैं और उन्हें यह भी पता है कि अगर किसी ने कभी आरक्षण दिया तो वो राजीव गांधी जी के काल में पंचायती राज में 33% का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आकांक्षा जी, आज के इस विशेष सत्र को लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है आज के सत्र के जरिए सरकार क्या संदेश देना चाहती? क्या वो चर्चा कर अपनी बात समझाना चाहती थी या फिर विपक्ष को विरोध के लिए विलेन बनाना चाहती? इससे फायदा होगा बीजेपी को या नुकसान होगा? जी, ये बिल तो ऐसा है कि आसमान से गिरा और खर्च पर 2023 में इसको पास करा दिया गया और अब इसको स्वीकार नहीं रहे हैं जी। जैसा कि विदाई तो हो गई दुल्हन की और उसको गाजे बाजे के साथ विदा भी कर दिया गया है, लेकिन उसको घर में गृह प्रवेश नहीं मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल भी अब इसी तरह ही है क्योंकि इसकी स्वीकार्यता जो है वो नहीं मिल रही है। जहां तक बात है, जैसा कि प्रीति जी ने कहा, इसी सीट पर दीजिए, तो जब जनसंख्या बढ़ी थी, जब 10 रोटी की रिक्वायरमेंट थी तो घर पर 10 रोटियां बनी, संख्या बढ़ेगी तो 20 रोटी भी बनेगी। अभी संख्या बढ़ गई है, इस आधार पर एक बड़ा चेतन करना होगा, बड़ा चिंतन करना होगा और जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए परिसीमन को आड़े न लाते हुए इस बात पर विचार करना होगा कि अभी हमें महिला आरक्षण को अपनी स्वीकार्यता दे देनी चाहिए थी।
रही बात महिला बिल के आरक्षण के विरोध की, तो विरोध महिला आरक्षण बिल का नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है सीट बढ़ने का। ये कहते हैं कि हमको आप आज ही ला दीजिए, आप आज ही ला दीजिए, तो भाई सीट बढ़ेगी तब भी उसमें भी 33% तो आपको प्रवेश मिलेगा ही, और इसलिए आपको उसमें समर्थन दे देना चाहिए था, आपको उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप उसमें समर्थन दे देते तो शायद एक बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता, और देश की आवश्यकता के अनुरूप अभी 25 लाख लोगों के पीछे एक सांसद की जिम्मेदारी है। तो राज्य जब बट रहे थे तो राज्य का जो विभाजन हुआ सिर्फ इसीलिए हुआ ना कि देश का विकास तेजी से होगा, राज्य का विभाजन होगा तो देश का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो अब जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी, क्षेत्र बढ़ जाएंगे, हो सकता है 4 क्षेत्र में 5 सांसदों की आवश्यकता हो, कोई 3 क्षेत्र में सांसदों की संख्या जब बढ़ेगी तो कार्य बहुत अच्छे से दिखेगा। इसलिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन ये कहावत है कि जब तक बुआ फूफा नाराज नहीं होंगे शादी पे, तो शादी का मजा कैसे, कोई क्रेडिट क्यों ले जाए। तो अभी जो विपक्ष है वो उस बुआ फूफा की भूमिका में नजर आ रही है कि क्रेडिट नहीं देना है हमको। जी ठीक है। अनामिका जी, तत्काल लागू कहकर संकल्प लाया गया, लेकिन शर्तें इतनी कि लागू ही ना हो, ये कैसा तत्काल होता है भाई? ये अगर इतनी जरूरत का कानून था अनामिका जी, तो फिर 2023 में कानून बन गया, 2024 और 25 निकल गया, फिर महिलाओं को इंतजार क्यों ना कहा जाए कि आप महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सीटों की संख्या बढ़ने से क्यों डर रहा है। सीटों की संख्या बढ़ेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं बढ़ेगी, सभी दलों के लिए बढ़ेगी, और उन सभी दलों की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो इस बात से विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? हम तो अपनी तरफ से जो भरसक प्रयास हो सकता है उस बिल को लाने का, इवन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपना सदन में भाषण प्रस्तुत किया था तो एक चीज कही थी कि इसका क्रेडिट ना पक्ष को मिलेगा ना विपक्ष को मिलेगा, इसका क्रेडिट हर उस सदन के मेंबर को मिलेगा जब यह बिल यहां से पास होके जाएगा। तो अगर कांग्रेस या विपक्ष इतना ही महिला समर्थक था और जो बड़े बड़े नारे आज तक देते आए हैं कि लड़की हूं, लड़की के लिए लड़ सकती हूं, तो उस समय उनको वो लड़की याद नहीं आई कि मुझे आज इस लड़की के लिए लड़ना चाहिए, अपने पार्टी की राजनीति से, अपने पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठ के। दूसरी चीज, जब यह बिल गिरा तो जिस खुशी के साथ सदन में टेबल थपथपाई गई और तालियां बजाई गई, उस समय उनको उस लड़की का दुख याद नहीं आया कि आज नुकसान उस भारत की लड़की का है जो शायद इस 33% आरक्षण के जरिए अपना एक करियर राजनीति भी चुन सकती थी। आज की लड़कियां टीचर, बैंक ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनना चाहती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी बच्ची को यह सुनते नहीं देखा कि मैं बड़े होकर पॉलिटिशियन बनूंगी। तो शायद यहां से एक नया रास्ता खुलने वाला था। तो विपक्ष ने अपना जो महिला विरोधी रूप आज प्रदर्शित किया है और जिस तरीके से वो समय समय पे करते आए हैं, चाहे वो 2010 में बिल को फाड़ के फेंकना हो, चाहे दूसरे सदन में ना लाना हो, या इतने दशकों तक उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके साइडलाइन करना हो, तो ये एकदम क्लियर है। दूसरी चीज, जैसा कि अभी आपने कहा राजीव गांधी जी, तो मैं उन्हीं राजीव गांधी जी का शाहबानो इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहूंगी कि वो कितने महिला विरोधी रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में वो फैसला गया तो उन्होंने एक सदन में बिल पास कर दिया कि इस तरह की किसी महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो क्या वो उनकी महिला समर्थन की नीति थी? जब 3 तलाक का मैटर सदन में आया, जब उसमें बिल पड़ा, तब भी कानून जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष में खड़ी थी। तो क्या भी आपके महिला समर्थन की नीतियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो महिला समर्थन की नीतियां हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं को मुखिया बनाया, शौचालय स्वच्छता से जोड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को फायदा देती हैं। जवाब लेते हैं। प्रीति जी, एक बात बताइए, आप लोग महिला आरक्षण के विरोध में हैं या फिर आरक्षण में परिसीमन को जोड़ा गया उसके विरोध में? और एक बात, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी आज लागू करते तो क्या कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देगी? प्रीति जी प्लीज। बिल्कुल, बहुत क्लियरली हमारे सभी नेताओं ने लोकसभा में जब हुआ इस बात को तो बहुत क्लियर है कि आज समर्थन पूरी तरह है 181 सीट के लिए। लेकिन याद करिए कि मोदी जी ने उसी विशेष सत्र में कुछ एक कहा था ऐसा, जिसको हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब बंटवारा होने लगता है तो होता है कि घर के सिर्फ बेटों को मिलेगा और बेटी के लिए कुछ वो गहने वहने खरीद करके बस उसे दे दो, बात खत्म करो। तो यहाँ पे वही बात है जो मोदी जी ने कहा था कि 543 में दे करके वो पुरुषों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। आदित्य जी, अगर थोड़ा भी लड़की का दुख होता ना, तो आज मैनपाट में जो हुआ है, स्कूल जाने वाली नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ, FIR तक एक के नहीं लिखी गई है अभी तक, वहां पर सीरियसनेस दिखाइए जिससे पता चले कि कोई बच्चियों के लिए कोई सोच भी है भारतीय जनता पार्टी की। अरे यहाँ तो ये हालत है कि बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी से इनका नारा जो है उसे पलट के रख दिया है इनके खुद के नेताओं ने। वह बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी 543 में 181 के आरक्षण के लिए आज अभी खड़ी है। विरोध
परिसीमन और पुराने डेटा के लेकर के अड़ंगा जो लगा रहे हैं, ये अड़ंगा लगा रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, उसका विरोध है। आकांक्षा जी, क्या महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना संवैधानिक मजबूरी है, राजनीतिक सुविधा? और अगर मौजूदा सीटों पर परिसीमन लाया गया तो क्या लगता है उसे भी लागू भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी? क्योंकि आज की चर्चा में एक बात तो समझ में आ गई, किसी भी स्वरूप में महिला आरक्षण को लागू करने की तैयारी सरकार कर ले, उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान होने वाला है। ऐसे में महिला विधेयक जो लाया गया है उसका हश्र आप क्या देख रही है? सब कुछ आसान लग रहा है, राजनीति में उलझ कर रह जाएगा, कि ये जानबूझकर सब कुछ उलझाया जा रहा है? जी, परिसीमन का क्लॉज, क्योंकि बिल जब उस परिसीमन का क्लॉज उसमें है तो उसको तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है आदित्य जी, इसको लागू करने की तो राजनीति में फंस कर रह जाएगा यदि इस पर विचार नहीं किया गया। क्योंकि जहां तक SC OBC की बात की जा रही है तो वो भी उस क्लॉज का एक हिस्सा है। ये कार्य जो है वो परिसीमन आयोग का है। परिसीमन आयोग को की रणनीति भी हम इसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका होती है, परिसीमन आयोग की इसमें भूमिका हो। तो जहां तक बात आरक्षण की है तो ये इसका यदि स्वागत हो जाता तो इसका लाभ सभी पार्टियों को मिलता, लेकिन वे सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेच में फंसकर रह गया हो। और अब ये आगे आगामी 34 में जो लागू होने वाला था, मुझे नहीं लगता कि आगे उस तक भी पहुंच पाएगा। जिस तरह से विद्रोह के स्वर आ रहे हैं, यदि इस विद्रोह के स्वर पर भी लोग चिंतन करके कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया कि अब तो रिजल्ट आ गए हैं। परीक्षा की तैयारी परीक्षा के पहले होती है, परीक्षा के बाद कुछ नहीं होता, फिर सिर्फ सप्लीमेंट्री और सुपर वाला चांस होता है जो अभी ये है। तो मोदी जी की तैयारियों में कहीं कुछ कमी मुझे लगती है कि उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इसे लाना चाहिए। ठीक है। अनामिका जी, आज एक विपक्ष के सीनियर विधायक मुझे बोल रहे थे, देखिएगा महिला आरक्षण भी अच्छे दिनों जैसा वादा बनकर रह जाएगा। सवाल तो उठेगा ना, 543 सीटों पर 33% आरक्षण देने में बात आती तो आप लोग हिचक होते ही है। क्या आप लोग मानते हैं कि बिना परिसीमन के आरक्षण देना संभव ही नहीं है, या राजनीतिक जोखिम लेने से आप लोग बच रहे हैं? नहीं, इसमें राजनीतिक जोखिम जैसी कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों जैसे, तो मुझे लगता है कि आप जाके उन बहनों से पूछिए जिनको हर महीने 1000 रुपए महतारी वंदन के नाम के उनके खाते में मिलता है। और हमारे ही छत्तीसगढ़ का एक एग्जांपल है कि उन्होंने उस पैसे को कलेक्ट करके एक गाय खरीदी और आज उनके पास एक पूरा रोजगार है। तो अच्छे दिन तो आ गए हैं। दूसरी चीज, जो महिलाओं का उन्होंने एक ये कहा कि महिलाओं के आरक्षण पे आप क्या बात कर रहे हैं, तो आरक्षण हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में ये बताइए 181 सीट आपस में आज क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बिल्कुल भी आज मैंने प्रश्न 181 सीट पे पूछिएगा अपनी बारी में, अपनी बारी में। जी ठीक है अनामिका जी, प्लीज बिल्कुल बोलिए। अपनी जो बारी 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वो हमारी पार्टी के संगठन में अभी से लागू हो चुका है। और रायपुर के नगर निगम के में से 10 में से 5 नगर निगम की जो महापौर है वो महिला महापौर है। ये पहल कांग्रेस ने क्यों नहीं की? आज अगर उनको विधानसभा की बात करनी तो आप नेता प्रतिपक्ष महिला क्यों नहीं बना देते? आप बना दीजिए नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में कितने लोगों को टिकट दिया था आपने अनामिका जी? महिला नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। विधानसभा में कितने लोगों को टिकट दिया आपने अनामिका जी? देखिए, विधानसभा की आपसे ज्यादा विधायकों की संख्या कांग्रेस के पास है। हो सकता है कि कांग्रेस में अभी करंट विधायक ज्यादा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन में कुछ सीटें आई, कुछ सीटें नहीं आई, वो भी एक विषय बनता है। जहां पे जितना पॉसिबल हो सकता है वहां पे महिलाओं को जगह दी गई और आगे बढ़ चढ़ के महिलाओं को जगह दी जा रही है। और ये बात मैं आज बोलती हूँ कि कांग्रेस में अगर इतना ही है तो उनके तो अभी जिलाध्यक्षों की घोषणाएं होनी है, उनके अभी संगठन की घोषणाएं होनी है। कितने जिलाध्यक्ष महिला बना दिए उन्होंने और कितने राज्यों में। प्रीति भाभी को नहीं बनाया, वो कैसी बात कर रहे हैं बताइए? खुद वो दावेदार थी, कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया, बताइए। बहुत फर्क होता है। नहीं आपको भी किसे बनाया वो एक डेफिनेट। नहीं प्रीति जी, अनामिका जी का कहना तो सही है, बताइए। आप भी तो खड़ी थी, आप तो ज्यादा टैलेंटेड थी, मुझे ऐसा लगता है जिनको भी बनाया गया। ये तो देखिए संगठन का सोच होता है कि नहीं, फिर क्यों संगठन का सोच? भाई भारतीय जनता पार्टी बोले तो भारतीय जनता पार्टी की सोच, आपकी हो तो। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा लोगों को टिकट दिया, जवाब है नहीं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसका जवाब सर नहीं है। आज कभी महिला विधायक ज्यादा है, बहुत स्पष्ट तौर पे। अगर आपका हो गया हो अनामिका जी, तो आपकी एक बात बहुत गलत थी कि आपने कहा कि आपके कारण जो मेयर है वो महिलाएं ज्यादा है। एग्जैक्टली लोकल बॉडी इलेक्शंस में 33% राजीव गांधी जी की देन है। आप अपना इंफॉर्मेशन करेक्ट करिए। वो महिला सीट आरक्षित हुई थी तब वहां महिलाएं लड़ी तो मेयर बनी है। अरे अनामिका जी, थोड़ा सा नॉलेज। ठीक है, प्लीज अनामिका जी, प्लीज क्लियर हो जानी चाहिए।
मैं सवाल ले लेता हूँ, प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज। अनामिका जी ठीक है, ठीक है अनामिका जी प्लीज प्रीति जी मेरे प्रीति जी एक मिनट, ठीक है प्रीति जी एक मिनट सवाल लीजिए, ठीक है प्रीति जी प्लीज प्रीति जी देखिए, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, देश का कोई भी राज्य हो बिना महिलाओं को साधे वहां सरकार बनना अब के दौर में बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर प्रलोभन से साधिए या फिर राजनीतिक लाभ देकर साधिए। क्या महिला आरक्षण पर विरोध के जरिए आप महिलाओं को साध पाएंगे? क्योंकि राजनीतिक नुकसान का डर हो सकता है, राजनीतिक नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का विरोध समाधान का रास्ता तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी आदित्य जी, इसमें एक थॉट निहित है कि महिलाएं बेवकूफ हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है, महिलाएं बेवकूफ नहीं है, वो देख रही है कि किस तरह 2023 में पास हो करके फिर ये सारे 3 साल तक पहले तो नोटिफाई नहीं किया गया। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि क्यों 3 साल तक गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। तो इससे इनकी नीयत पता चल रही है, महिलाएं समझ रही है, देख रही है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ रही है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आकांक्षा जी, सत्ता कहती है प्रक्रिया जरूरी, विपक्ष कहता है बहाना। सच क्या ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कुल मिलाकर दोनों तरफ राजनीति। मुझे एक बात बताइए, अगर महिला आरक्षण लागू होता है, भले उसका स्वरूप कुछ भी हो, तो क्या उसके बाद भी महिलाओं को वास्तविक शक्ति मिल पाएगी या फिर राजनीति में उनकी संख्या केवल बढ़ जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा? आकांक्षा जी प्लीज। जी, शिक्षा का स्तर जिस तरह से बढ़े, तो चेतना जितनी जागृत, मुझे लगता है कि पास का तो राजनीति में संख्या डेफिनेटली बढ़ती महिलाओं की, और सिर्फ संख्या के तौर पर नहीं बढ़ती बल्कि नीति निर्माण में भी महिला आगे आती, क्योंकि अब जो है चेतना जागृत है और महिलाएं भी बहुत सोच समझ कर वोट देती हैं, जो आने वाले समय पर नजर आएगा। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा क्योंकि विषय बहुत लंबा है। ऐसा लगता है कि इस विषय पर बात करते जाएं, लेकिन समय की भी अपनी पाबंदी है। जब वोट चाहिए तो नारी शक्ति याद आती है, कुर्सी मिलते ही वही शक्ति भुला दी जाती है। हक की बात पर सबकी जुबान लड़खड़ाती है। सच ये है, सियासत आज भी नारी से घबराती है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।